नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो क्लास होने वाली बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस सवाल से आपसे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। किस प्रकार के सवाल बनते हैं, कौन सा टॉपिक है, इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ, राजस्थान के संगीत घराने और राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ, यानी राजस्थान में प्रमुख जो संगीत कलाकार है उनको अपन पढ़ेंगे। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। वैसे संगीत होता क्या है और आखिर ये संगीत हमारे जीवन में इसकी क्या आवश्यकता होती है। तो देखिएगा, जब व्यक्ति खुश होता है, आमोद और प्रमोद में होता है, बिल्कुल जीवन में जब वो खुश होता है तो उसके मन में अचानक से भाव आते हैं और वो नृत्य करता है, गीत गाता है और वाद्य यंत्रों को बजाता है। अब देखिएगा, हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से ही अगर आप देखोगे तो ये जो संगीत है, इस संगीत की जानकारी प्राचीन काल से ही मिलती है। आपने कभी देखा होगा कि आप कभी ऐसे गुजर रहे हो और आपने कोई ऐसा गाना सुना, तो आप वहां पे एक पल के लिए ठहर जाते हो और आपके दिमाग को एकदम शांति और सुकून मिलता है। आप कहते हो वाह यार, क्या गाना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो संगीत कलाकार होते हैं, संगीत गायन शैलियाँ होती है, ये सब अपने आप में एक अलग होती है, यूनिक होती है। जो अच्छा संगीतकार होता है उसको अच्छे से पता होता है कि कोई भी गायन की जो राग होता है, उस राग को पकड़ के कह देता है ये राग है वो उस गायन शैली की है या फिर ये किस घराने की है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जैसे ही किसी कलाकार की आवाज सुनते हैं तो सुन लेते हैं, हाँ ये मोहम्मद रफ़ी है, यह मुकेश है, ये सोनू निगम है। और आजकल जो सबसे ज्यादा चल रही है आपके कौन सी एक महिला है, नेहा कक्कड़। तो ऐसे बहुत सारी है, उदित नारायण है, अलका याग्निक है, या फिर स्थानीय स्तर पर आप ले लीजिए, ये तो हिंदी संगीत के हैं। अपने राजस्थानी का अगर देखा जाए तो प्रकाश माली है, छोटू सिंह रावणा है, मोइनुद्दीन मंचला है। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों कलाकार हैं जिनकी आवाज देखने की, आवाज सुनते ही आप पहचान लोगे ये आवाज तो उस बंदे की है। तो इसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे जीवन को आनंदित और एक आत्मिक सुकून पहुंचाने के लिए हमारे जीवन में संगीत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि ये संगीत होते क्या है। तो एक प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और इस ऋग्वेद में पहली बार हमें किसी वाद्य यंत्र की जानकारी मिलती है जिसका आज भी हम उपयोग करते हैं, और उसका नाम है डमरू। आपको पता होना चाहिए कि डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र है और यह विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, ये भी याद रखना है। अगर संगीत की बात करें तो चार वेदों में एक वेद है सामवेद, और सामवेद पूर्ण रूप से संगीत की जानकारी देता है। इसकी ऋचाओं को गाया जाता है गायन के रूप में, इसीलिए यह हमें संगीत की जानकारी देता है। तो सवाल यह भी पूछा गया है कि संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, या संगीत की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो आप कहोगे सर सामवेद है, जहां से हमें संगीत की जानकारी मिलती है। हमारे यहाँ पर एक ऐसा टाइम आया था जब हमारे पूरे अखंड भारत पर या पूरे भारत पर गुप्त वंशों का शासन था, यानी गुप्त काल या गुप्त वंशों का शासन था। उस समय कहते हैं कि भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति या फिर भारतीय संगीत का यह स्वर्ण काल था। और संगीत का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो गुप्त काल कहलाता है, क्योंकि गुप्त काल में बड़े बड़े संगीतज्ञ हुए थे, संगीत कलाकार हुए थे, और इनके द्वारा क्या किया जाता था, अलग अलग गायन शैलियां विकसित की गई थी, इनके द्वारा गायन किया जाता था। और उस समय के जो गुप्त शासक थे उन्होंने बाकायदा जो अलग अलग शैलियों के कलाकार है या अलग अलग रागों के कलाकार है, इनको संरक्षण दिया और इनको अपने दरबार में भी रखा था। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, हमें स्वतंत्रता मिल गई तो संगीत का तो लगातार प्रभाव बढ़ ही रहा है, आपको पता है। तो राजस्थान सरकार ने 1957 यानी 1957 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की। अब राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है जो राजस्थान में संगीत और संगीत से संबंधित कलाकार और रंगमंच के कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है, और उनको क्या करता है भाई, उनकी कला को पहचानता है और उन्हें आगे बढ़ाता है, प्रोत्साहित करता है। तो सवाल ये भी पूछा जाता है, राजस्थान में संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत कला अकादमी की, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 में हुई थी, और परीक्षा में यह भी पूछा गया है कब हुई, तो 1957 में हुई थी। अब देखिएगा, बात हुई है राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैलियां की। तो लोक गायन शैलियों में अपन पहली बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैलियां। लोक गायन शैली का नाम आते ही, लोक का मतलब क्या हुआ, स्थानीय स्तर पर हमारे राजस्थान में विभिन्न प्रकार की लोक गायन शैलियां हैं।
जैसे आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा नक्शा देकर उदाहरण देके समझाऊं तो ये संपूर्ण राजस्थान है और इस संपूर्ण राजस्थान में अलग अलग प्रकार की आपको लोक गायन शैलियां देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान में अलग है, पूर्वी राजस्थान में अलग है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अलग है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में अलग गायन शैलियां हैं, पूर्वी राजस्थान में या उत्तरी पूर्वी राजस्थान में अलग अलग प्रकार की गायन शैलियां हैं। तो देखिएगा अलग अलग गायन शैलियां किन के समय कौन सी शैली डेवलप हुई या कौन सी शैली का विकास कब हुआ उनके बारे में बात करते हैं। तो एक मांड गायन शैली है, इसका प्रभाव मुख्य रूप से जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में देखने को मिलता है। इस गायन शैली का अगर कोई प्रभाव देखा जाएगा तो वो जैसलमेर, कहता है कि मांड गायन शैली की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जैसलमेर से। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी समझनी है कि जैसलमेर के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है मांड क्षेत्र, या जैसलमेर को प्राचीन काल में मांड क्षेत्र कहा जाता था और यहीं से मांड गायन शैली की क्या मानी जाती है भाई, शुरुआत मानी जाती है। मांड गायन शैली की शुरुआत मांड क्षेत्र, जैसलमेर को मांड भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए मांड गायन शैली में जो भी गीत होते हैं वो श्रृंगार प्रधान होते हैं, जिसमें श्रृंगार की ज्यादा व्याख्या होती है और इसमें ज्यादातर जो गीत होते हैं श्रृंगार प्रधान होते हैं और प्रेम गीत भी होते हैं और कुछ ऐसे गीत होते हैं जो क्या कह सकते हैं अपन, जो भावनात्मक जुड़ाव के तौर पर उनको अपन विरह गीत भी कहा जाता है। अपने राजस्थान का राज्य गीत है जिसका नाम है केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। ये जो केसरिया बालम गीत है ये मांड गायन शैली का गीत है, याद रखना है आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मांड गायन शैली का गीत है इसको पहली बार गाने वाली जो गायिका थी वो थी अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में रहती थी और इन्होंने यह गीत गाया था, याद रखना है आपको, अल्लाह जिलाबाई ने। अब वैसे मैं आपको जब संगीतज्ञ और संगीत कलाकारों को पढ़ाऊंगा तो एक एक के बारे में डिटेल से चर्चा करके बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ। जैसे आपसे पूछे अल्लाह जिलाबाई का संबंध किस जिले से था, बीकानेर जिले से, किस गायन शैली से था, तो आप कहोगे सर मांड गायन शैली से। उसी प्रकार एक है गौरी देवी और एक है गौरी बाई। गौरी देवी तो बीकानेर की है और गौरी बाई है वो गौरी देवी है और दोनों गौरी देवी है जो बीकानेर की है और एक पाली की है, ये भी मांड गायन शैली की है। और अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट सवाल इनका पूछा जाता है, बन्नो बेगम का संबंध किससे है, तो मांड गायन शैली से। मांगी बाई जो उदयपुर की है और जमीला बानो जो जोधपुर की है, ये भी मांड गायन शैली की क्या है, प्रसिद्ध गायिका हैं। अगली गायन शैली के बारे में बात करते हैं तो अगली गायन शैली है मांगणियार। जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपने बाड़मेर जिले में एक जाति रहती है, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में मांगणियार जाति। मांगणियार जाति के द्वारा जो गायन शैली विकसित की गई इसी का ही नाम पड़ गया मांगणियार गायन शैली। इसका अगर सर्वाधिक प्रभाव देखा जाए तो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मांगणियार एक जाति जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंतर्गत आती है, मुस्लिम जाति है और इनका मुख्य पेशा है गायन। आपसे सवाल पूछा जाता है कि मांगणियार जाति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध है संगीत क्षेत्र से। कहते हैं कि मांगणियार गायन शैली में 6 राग होते हैं और 36 रागनियां होती है। ये पूछा गया है कि किस गायन शैली में 6 राग और 36 रागनियां होती है, तो मांगणियार गायन शैली में 6 राग और 36 क्या होती है, रागनियां होती है। कहते हैं कि जब ये गायन शैली होती है, इस गायन शैली के अंदर कामाइचा वाद्य यंत्र बजाया जाता है और कामाइचा और एक वाद्य यंत्र है खड़ताल। पूछा जाता है कि कामाइचा और खड़ताल वाद्य यंत्र का संबंध किस गायन शैली से है, तो मांगणियार गायन शैली से है। हालांकि एक व्यक्ति है जिनका नाम है कामाइचा बजाने वाले साकर खां, और साकर खां को कामाइचा का जादूगर कहा जाता है और सदीक खां को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। दोनों को राज्य स्तर पर और भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, ये भी याद रखना है। देखिए एक महिला है जिसका नाम है रुक्मा मांगणियार। रुक्मा मांगणियार, हालांकि ये कहा जाता है कि भाई इस मांगणियार जाति की जो पुरुष होते हैं वही पहले शुरुआत में गीत गाते थे। रुक्मा कौन थी, तो एक मांगणियार गायन शैली की एक लड़की थी जो कहते हैं कि विकलांग थी, पोलियो हो रखा था। तो ये क्या है कि गीत वीत सुनती थी, अपने घर वालों के पास बैठी रहती थी, जो गायन शैली में जो उस समय क्या करते थे भाई, राग वगैरह या गीत वगैरह गाते थे, समूह में बैठकर गायन शैली के तौर पर रियाज करते थे, उनके पास बैठी रहती। हालांकि मांगणियार जाति की महिलाएं गीत नहीं गाती थी उस समय तक, तो ये उनके पास बैठी ये सारी गीत को सीख लेती है और एक नई गायन शैली, और महिला है तो आवाज भी थोड़ी अच्छी होगी। तो पहली महिला गायिका थी रुक्मा मांगणियार, और रुक्मा मांगणियार ने मांगणियार गायन शैली में इतने अच्छे अच्छे गीत गाए तो मांगणियार जाति के जो पुरुष है उन्होंने महिलाओं को भी प्रोत्साहित करना प्रारंभ कर दिया कि आप भी गीत गाइए। तो सवाल ये पूछा जाता है कि प्रसिद्ध गायिका
रुकमा का संबंध किस गायन शैली से है? तो मांगणियार गायन शैली से, हालांकि ये भी बाड़मेर जिले से हैं। बाद में सरकार ने क्या किया, मांगणियार गायन शैली को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया और आम लोगों को भी इससे जोड़ने के लिए, अगर आप चाहते तो आप मांगणियार गायन शैली को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए 2002 में राजस्थान सरकार के द्वारा सदीक खां मांगणियार लोक कला व अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई और ये जयपुर में है। सवाल पूछा जाता है सदीक खां मांगणियार लोक कला व अनुसंधान परिषद कहाँ है? आप कहोगे जयपुर में। फिर देखिएगा अगली गायन शैली, अगली गायन शैली है लंगा। लंगा एक जाति है और लंगा जाति के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको कहा जाता है लंगा गायन शैली। इनके द्वारा जो गायन किया जाता है उसको लंगा गायन शैली का। ठीक, तो लंगा जाति के द्वारा लंगा गायन शैली की जाती है। हालांकि राजस्थान के 4 जिले हैं जहां पर लंगा गायकी के जो कलाकार है आपको आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। आगे बात करें तो लंगा गायन शैली होती है, मुख्य रूप से क्या करती है, रजवाड़ी गीत गाती हैं, राजा महाराजाओं से संबंधित गीत गाती है, महफिलों के गीत गाती है, राजपूत कम्युनिटी के लिए ज्यादा गीत गाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनकी वंशावलियों का बखान करती है और इनके घरों में जब भी कोई शुभ अवसर होते हैं तो शुभ अवसरों पर जाकर गायन का कार्य करती है। आगे बात करते हैं तो लंगा गायकी में 2 वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, मुख्य रूप से सारंगी है, उसके बाद कमायचा। तो कमायचा और सारंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। कहते हैं कि जैसलमेर जिले के अंदर एक गांव है बड़नवा, और बड़नवा गांव को कहीं कहीं, सॉरी जैसलमेर नहीं, बाड़मेर जिले का एक गांव है बड़नवा, और बड़नवा गांव को बड़नवा गांव भी कहते हैं। कहते हैं कि इस गांव के अंदर बहुत सारे लंगा जाति के कलाकार रहते हैं, इसीलिए इसे लंगों का गांव कहा गया है। राजस्थान में लंगों का गांव है, उसके नाम से यह जाना जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात आपको यह भी याद रखनी है कि ये जो लंगा गायन शैली है भाई, इस लंगा गायन शैली के अंदर आपको याद रखना है कि ये जो बड़नवा गांव के जो लंगा गांव के लोग हैं, इनमें से अमूमन प्रत्येक घर में, हर घर में आपको लंगा गायन शैली का कलाकार मिलेगा। कुछ तो ऐसे जो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। प्रसिद्ध कलाकार में एक तो अलाउद्दीन खान लंगा, करीम खान लंगा और फूसे खान लंगा, ये लंगा गायन शैली के अब क्या है, प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगली गायन शैली है तालबंदी गायन शैली। तालबंदी गायन शैली का विकास या डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हुआ यह था कि मुगल बादशाह बना औरंगजेब। औरंगजेब ऐसा शासक था जो थोड़ा धर्मांध प्रवृत्ति का शासक था, ऐसा कहा जाता है। और इसने संगीत, अपने दरबार में संगीत को तो बिल्कुल उसने हटा ही दिया। हालांकि औरंगजेब खुद अच्छा वीणा वादक था, यह बात अलग है। उसने संगीत को प्रोत्साहन देना बंद कर दिया, कहा कि मेरे दरबार में कोई किसी प्रकार का डांस वांस नहीं होगा, जिसके जितने हुए आइटम डांस होंगे, अब मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो जितने भी मुगल दरबार में रहने वाले कलाकार थे वो वहां से उनको बेदखल कर दिया। अब कहा करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, खाए तो खाए क्या, जीवन तो चलाना पड़ेगा और इनका काम ही यही था, अब इनको संरक्षण कौन दे। तो कहते हैं कि उस समय ये पूर्वी राजस्थान में आ जाता है, स्पेशली सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास आके बस जाते हैं। यहां पर कहते हैं कि तालबंदी गायन शैली की शुरुआत होती है। तालबंदी गायन शैली की कैसे, तो अलग अलग संगीतज्ञों के दल गए वहां पे। तो जो संगीतज्ञ होते हैं ना, उनका क्या होता है, एक संगीत एक तपस्या है, इसको समझना पड़ता है, इसको करना पड़ता है, इसके लिए कठिन साधना की आवश्यकता होती है। संगीत को सीखना पड़ता है, राग को सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर संगीतकार हैं आप और आपके सामने कोई संगीतकार बैठा और आपने एक भी गलती कर दी तो वो आपको टोक देगा, ये क्या कर रहे हो आप, उल्टा क्यों गा रहे हैं, इस राग में गाते गाते आपने उस राग का क्यों प्रयोग किया, इस शब्द को आपने बोला है तो इस शब्द का अर्थ बताइए, बहुत सारी चीजें होती है। तो वहां पे क्या हुआ, अलग अलग दल लाके बैठे, ये भी बैठे, ये भी बैठे, ये भी बैठे, ये भी बैठे। अब इन दलों में विभिन्न प्रकार के लोग बैठ गए। ठीक, यहां पर इन दलों के बीच में क्या हुई, अपनी अपनी गायन शैली की प्रतियोगिता हुई। तो वाद्य यंत्र तो इनके पास तबला और हारमोनियम थे और ये गाते, तो इनके सामने वाला जैसे ये चुप होते तो वैसे ये गाने लग जाते। जैसे अंताक्षरी होती है ना, अंताक्षरी आप कहते हो कि बेटे बेटे क्या करो, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, ले प्रभु का नाम, और फिर मग पे ऊपर आप गाना गाते हो, मैंने प्यार तुमसे किया है, फिर ये है पे गाओ, ठीक है, हम दिल दे चुके सनम, फिर म पे गाओ, मेरा मन तुझे क्यों चाहे, ठीक है, हे राम हे श्याम, ऐसा करके आपने गाना गाया। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे भी शब्दों को पकड़कर गाना गाया जाता है। इसमें एक तरह का दंगल होता है, ऐसा लगता है कि ये लड़ रहे हैं,
झगड़ रहे हैं, इनके बीच में कुश्ती हो रही है। इस प्रकार से इनके बीच में क्या होती है, गायन की एक शैली होती है। इसमें कहते हैं इसका प्रारंभ औरंगजेब के समय हुआ था और इसमें वाद्य यंत्र हारमोनियम और तबला होता है। यह एक गायन की प्रतियोगिता होती है जिसको संगीत के दंगल कहा जाता है। कहते हैं कि इतनी मनमोहक और इतनी जबरदस्त होती है कि संगीतकार होते हैं, जो संगीत वाद्य बजाने वाले जो वादक होते हैं, उनका जो उस समय का जब आप उनको देखोगे तो उनका डेडिकेशन इतना शानदार होता है कि सामने वाले को हमेशा वो दबाने की कोशिश करते हैं और सामने वाला इनको दबाने की कोशिश करता है। किसके माध्यम से? संगीत और वाद्य यंत्रों के माध्यम से। तो ये तालबंदी गायन शैली है जिसका प्रारंभ औरंगजेब के समय हुआ था, स्पेशली पूर्वी राजस्थान में, और जिला पूछे तो सवाई माधोपुर में। और वाद्य यंत्र हारमोनियम और तबला है, इसको गायन प्रतियोगिता कहते हैं या संगीत दंगल भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए हवेली संगीत। हवेली संगीत का निर्माण कैसे हुआ वो ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि कुछ ऐसे शासक बने जो थोड़े धर्मांध प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उन्होंने हिंदू मंदिरों को तुड़वाना प्रारंभ कर दिया, हिंदू मंदिरों को तुड़वाना, नष्ट मूर्तियों को तुड़वाना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे जो लोग थे वो मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां थी, मूर्तियां वहां से हटाकर हवेलियों में, घरों में स्थापित करने लगे। और उसी समय कहते हैं कि एक नई गायन शैली की शुरुआत होती है, हवेली गायन शैली। मूर्ति हवेली में रखी जाती थी और हवेली में गायन होता था, तो पूछ लेते क्या है कि भाई हवेली में सेठ जी सुन रहे हैं गाने, हालांकि मंदिर स्थापित हुआ करता था। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर देखिए शास्त्रीय गायन भी होता है, ध्रुपद गायन भी होता है, ये अलग अलग जो शास्त्रीय गायन होते हैं वो भी होते हैं। राजस्थान में इस शैली का जो प्रारंभ होता है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय होता है, क्योंकि राज सिंह के समय वृंदावन के, मथुरा के, उज्जैन के, दिल्ली से बहुत सारे ऐसे पुजारी हुआ करते थे जो इनकी शरण में आ गए थे, मूर्तियां लेकर आए थे कि भाई हमारी रक्षा करो। और उसी समय श्रीनाथ जी की मूर्ति लाई जाती है और उसी समय कहते हैं कि नाथ द्वारा से इस शैली का प्रारंभ माना जाता है। औरंगजेब के समय, महाराणा राज सिंह के समय इसका प्रारंभ हुआ था। मंदिरों की अपेक्षा मंदिरों की अपेक्षा ये जो शैली बनी, ये शैली हालांकि मंदिरों में थी लेकिन ये हवेलियों के अंदर गायन शैली होती था, क्योंकि मंदिर भी हवेलियों में ही होता था, इसलिए इस शैली का प्रारंभ होता है। एक गायकी है फड़ गायकी। अब फड़ गायकी क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में पारंपरिक रूप से जब टीवी नहीं हुआ करता था, जब सिनेमा नहीं हुआ करता था, फोटो नहीं हुआ करते थे, रील नहीं हुआ करती थी, तो किसी भी घटना को दिखाने के लिए चित्रकार क्या करते थे, एक कपड़ा लेते थे बड़ा और इस कपड़े पर क्या करते थे, किसी भी देव देवी है, देवता के जीवन का चित्रण करते, उनके जीवन की समस्त घटनाएं, जीवन से लेकर मरण तक की जो समस्त घटनाएं हैं, उनको क्या किया जाता था भाई, चित्रित किया जाता था चित्रों के माध्यम से। और कहते हैं कि चित्रों के माध्यम से जब चित्रित किया जाता था तो उस समय जो लोग हुआ करते थे उनको ध्यान से देखते थे, ध्यान से सुनते थे। कहते हैं कि फड़ होती है वो कपड़े पर निर्मित होती है, हालांकि ये किस पर निर्मित होती है, फड़ कपड़े पर, कपड़े पर चित्रित होते हैं चित्र। और ये जो चित्र किसके होते हैं भाई, ये चित्र आपके हो सकते हैं उस समय के जो ईश्वर या जो भी देवता देवी देवता है उनके ऊपर होते हैं। फिर इनको गाता कौन था, तो अलग अलग देवताओं के अलग अलग क्या होते हैं भाई, फड़ को गाने वाले अलग अलग भोपे होते हैं। तो फड़ गायक होता है ना, फड़ गायकी का जो गायक होता है उस गायक को अक्सर हम लोग भोपा कहते हैं। हालांकि फड़ निर्माण के लिए एक जगह प्रसिद्ध है, वो जगह कौन सी है भाई, फड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है शाहपुरा, भीलवाड़ा, नाथूजी सोनी। हालांकि फड़ निर्माण शाहपुरा में, ठीक है। जोशी परिवार, फड़ निर्माण के लिए एक परिवार प्रसिद्ध है, जोशी परिवार, ठीक है। और दुर्गा देवी फड़ चितेरी है, एक महिला है, पार्वती जोशी जो फड़ चितेरी भी है, और भी थे। तो इस शैली का प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें आपको ये याद रखना है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जब देवनारायण जी की फड़ होगी ना, देवनारायण जी, तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करने वाले जो भोपे होते हैं उन भोपे होते हैं बगड़ावत। और बगड़ावत उस समय एक वाद्य यंत्र बजाते हैं इसकी फड़ का वाचन करते समय, वो होता है भाई जंतर। कौन सा होता है, जंतर। उसी प्रकार से
एक फड़ होती है अपने पाबूजी की। हालांकि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ अगर किसी की मानी जाती है पाबूजी, और पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं, वो करते हैं नायक जाति के भोपे। ठीक। वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? तो ये लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं रावण हत्ता। उसके बाद और भी है, जैसे रामदेव जी की फड़ का वाचन होता है, लोक देवता है अपने रामदेव जी। तो रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं भाई? तो ये होते हैं अपने कौन? भोपे होते हैं। हालांकि वाद्य यंत्र रावण हत्ता होता है। तेरह ताली नृत्य करने वाले जो कामड़ पुरुष होते हैं वो। उसी प्रकार से बाबू जी की फड़ होती है, देवनारायण जी की फड़ होती है, और आपको पता होगा अमिताभ बच्चन की भी फड़ बन चुकी है, जिसका प्रकाशन अमेरिका में किया गया था, वाचन किया गया था। तो ये जो फड़ गायकी है, ये भी याद रखना कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को दो लकड़ियों की सहायता से इस तरह से बांध दिया जाता है, और जो भोपा होगा अपने पास में वाद्य यंत्र रखेगा और वो गाएगा, और उसके बाद जो उसकी जो पत्नी होती है, जिसको भोपण कहा जाता है, वो एक छड़ी के माध्यम से प्रत्येक घटना को क्या करेगी, इंडिकेट करके बताएगी, दर्शाएगी कि हाँ ये जो गा रहे हैं वो ये घटना है। और भोपा जब गाएगा तो उसके पैरों में क्या होंगे भाई, झुनझुने बंधे होंगे, घुंघरू बंधे होंगे, और जो भोपण होगी वो हाथ में लालटेन रखेगी कि जिस घटना को चित्रित करना उसी को ही दर्शाया जाएगा। तो ये एक तरह की कौन सी गायकी है भाई? फड़ गायकी है, जो आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, तो अगला जो ये है ध्रुपद गायकी। गायन की एक शैली है जिसका नाम है ध्रुपद गायकी, और ध्रुपद गायकी के बारे में आपको काफी चीजें याद रखनी है, क्योंकि ध्रुपद गायकी से रिलेटेड आपसे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि ध्रुपद गायकी की जो शुरुआत होती है वो ग्वालियर के एक शासक थे जिनका नाम था मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर के समय इसकी शुरुआत होती है ध्रुपद गायन शैली की। सवाल पूछा जाता है, कहते हैं कि इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था बैजू बावरा, और बैजू बावरा ने ध्रुपद गायन शैली की शुरुआत की। बाद में ध्रुपद गायन शैली थी वो चार भागों में, अलग अलग भागों में डेवलप होती है, विकसित होती है, और ये चार भाग कौन कौन से हैं ये याद रखना है। जैसे एक थी गौहरवाणी, ध्रुपद गायकी की एक गायन शैली थी गौहरवाणी। कहते हैं कि गौहरवाणी की जो शुरुआत होती है वो ग्वालियर से होती है, और इसके प्रवर्तक थे तानसेन। तानसेन ने आपने नाम सुना होगा, तानसेन ऐसा संगीतकार जो कहते हैं कि गीत गाते गाते समय ऐसा गीत गाता था कि सामने वाला अगर ध्यान से सुन रहा है तो शरीर में आग लग जाती थी। और कहता है कि अपने गायन के माध्यम से वो बारिश, बादलों से क्या करवा सकता था, बारिश भी करवा सकता था। बारिश का मतलब हुआ कि माहौल बना देता था, एकदम से ऐसा गीत गाता था कि चारों तरफ लोग ध्यान से सुनते थे। उसके बाद एक गायन शैली है डागुर गायन शैली, और डागुर वाणी ध्रुपद गायकी की एक वाणी है डागुर वाणी, जिसकी उत्पत्ति जयपुर से मानी जाती है, और डागर वाणी के प्रवर्तक थे जिनका नाम था ब्रजनंद डागर। उसके बाद एक वाणी है जिसका नाम है खंडार वाणी। कहते हैं कि खंडार वाणी की जो शुरुआत होती है वो उनियारा टोंक से होती है, और इसके जो जनक थे वो समोकन सिंह थे। समोकन सिंह खंडार के शासक थे। खंडार जो टोंक के आसपास का क्षेत्र है वहां के शासक थे, और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद एक गायन शैली है गौहरवाणी, और गौहरवाणी की शुरुआत होती है, उत्पत्ति होती है जयपुर से, और इसके जनक थे श्रीचंद गौहर। कौन थे भाई? श्रीचंद गौहर थे। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये गायन शैली आपसे पूछी जा सकती है। तो इस क्लास में अपन ने जो संगीत है, लोक गायन शैलियां हैं, संगीत घराने हैं, लोकगीत है, वाद्य यंत्र है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहली आपकी इंट्रोड्यूस क्लास थी कि संगीत होता क्या है, संगीत किस तरह से होता है, वाद्य यंत्र कौन सा, सामवेद, गुप्तकाल, जोधपुर संगीत नाटक अकादमी। उसके बाद मांड गायकी को पढ़ा। मांड गायकी को पढ़ने के बाद अपन ने आगे पढ़ा था मंगनियार गायन शैली। मंगनियार गायन शैली के बाद में लंगा गायकी। लंगा गायकी के बाद में तालबंदी गायन शैली। तालबंदी गायन शैली के बाद हवेली संगीत, और हवेली संगीत के बाद फड़ गायकी पढ़ी, और फड़ गायकी के बाद अपन ने पढ़ा था ध्रुपद गायकी। कौन सी गायकी पढ़ी? ध्रुपद गायकी को पढ़ा है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्लास में जब अपन पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास का जो अपना चैप्टर रहेगा वो ये रहेगा, राजस्थान में संगीत शैलियां या फिर लोक गायन की जो शैलियां हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे संगीत घराने, उसके बाद संगीतों के कलाकार, और उसके बाद अपन विभिन्न शासकों को जिन्होंने संगीत में संरक्षण दिया, उसके बाद लोकगीत पढ़ेंगे, उसके बाद वाद्य यंत्र बजाएंगे, और उसके बाद अपनी क्लास पूरी होगी। लगातार इसी तरह से जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।